नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं आज के टॉप अपडेट्स की। बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में है। कारोबारियों को निशाना बनाया जा रहा है। शुक्रवार को पटना में एक और कारोबारी की हत्या कर दी गई है। देर रात पटना के रामकृष्ण नगर थाना इलाके में यह घटना हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक विक्रम झा नाम के एक दुकानदार को गोली मारी गई है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वे दरभंगा के रहने वाले थे और विक्रम झा कृष्णा मार्ट के मालिक थे। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो चुके हैं। घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में महिला की पथरी सर्जरी के दौरान की गई लापरवाही के मामले ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को पीड़िता के परिजनों और ग्रेटर नोएडा बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र कुमार से मुलाकात कर यथार्थ अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण को लेकर जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। छांगुर बाबा को लेकर हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा ने लव जिहाद के लिए सिजरे तैयबा नाम की एक किताब छपवाई थी। एटीएस किताब में लिखे शब्दों की बात की छानबीन कर रही है। छांगुर बाबा यही किताब के जरिए लोगों को लव जिहाद के लिए उकसाता था। जांच में पता चला है कि छांगुर बाबा किताब के जरिए मुस्लिम युवकों और हिंदू युवकों को बरगलाता था। छांगुर बाबा को लेकर आज एटीएस खुलासा कर सकती है। बलरामपुर में धर्मांतरण के कई राज छांगुर बाबा खोलेगा। एटीएस टीम के देर रात छांगुर बाबा के साथ बलरामपुर पहुंचने की सूचना भी मिली है और वहीं छांगुर बाबा के करीबियों पर ईडी ने शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अवैध धर्मांतरण और फंडिंग केस में ईडी की जांच अभी तेज हो गई है। छांगुर बाबा के करीबी नवीन रोहरा के 7 बैंक खातों की जानकारी ईडी को मिल चुकी है। हालांकि 1.5 दर्जन अन्य खातों की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। हरियाणा के अनंगपुर गांव में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी अनंगपुर गांव में बीजेपी सरकार द्वारा की जा रही ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के खिलाफ 13 जुलाई को होने वाली महापंचायत का समर्थन करेगी। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अनंगपुर गांव के लोगों के साथ खड़े हैं और महापंचायत में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का निर्णय भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि 1300 साल पुराने इस ऐतिहासिक गांव में बीजेपी बुलडोजर चलाकर लोगों के घरों को गिरा रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह दिल्ली की नजदीकी गांव है और इसका बड़ा इतिहास भी है। पिछले कुछ दिनों से यहां सरकार ने बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण किया है और बुलडोजरों से लोगों के घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा गया है, फिर अनाधिकृत कॉलोनियों में नोटिस आने शुरू हो गए हैं और फिर दिल्ली और हरियाणा के देहातों में सैकड़ों साल पुराने गांव में नोटिस भी आए हैं। महाराष्ट्र में भाषा विवाद अब एक नई करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। अब मराठी भाषी लोगों के लिए अलग से आरक्षण की मांग की जा रही है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के विधायकों ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि मुंबई की इमारतों में मराठी भाषी लोगों के लिए 20% मकानों को आरक्षित किया जाए। विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे और पार्टी नेता मिलिंद नार्वेकर ने इस संबंध में एक पत्र शिवसेना शिंदे गुट के मंत्री शंभूराज देसाई को सौंपा है। मिलिंद नार्वेकर ने एक्स पर इस पत्र को शेयर किया है। उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि हम मांग करते हैं कि हर बिल्डिंग में मुंबई में मराठी मानुष के लिए 20% घर आरक्षित किए जाए। पीटीआई के अनुसार इसके पहले गुरुवार को विधान परिषद में उन्होंने पूछा था कि क्या किसी सामाजिक संगठन ने मराठी लोगों के लिए 50% घर आरक्षित करने की मांग की थी और क्या सरकार ने इस पर कोई निर्णय लिया है। चुनावी वर्ष में सरकार बिहार के नागरिकों के लिए नई घोषणाएं कर रही है। सुखद ये है कि
उन घोषणाओं का क्रियान्वयन भी होता हुआ दिख रहा है। आने वाले दिनों में नागरिकों के लिए एक ही ऐसी लाभप्रद घोषणा हो सकती है और ये प्रति परिवार 100 यूनिट बिजली यानी कि निःशुल्क बिहार फ्री बिजली देने की योजना है। ऊर्जा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे वित्त विभाग ने अपनी सहमति दे दी है। राज्य मंत्रिपरिषद ने स्वीकार के बाद ये योजना प्रभाव में आ जाएगी। इस योजना के अंतर्गत घरेलू उपयोग के लिए प्रति परिवार 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। इससे अधिक बिजली का उपयोग करने पर उपभोक्ताओं को अपनी जेबें ढीली करनी होगी। राज्य मंत्रिपरिषद को की स्वीकृति के बाद ही ये घरेलू बिजली के ग्राहकों को मिलने वाले लाभ की जानकारी सार्वजनिक हो सकेगी। अंबेडकर नगर में योगी के मनबड़ सिपाहियों की दबंगई और गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। रात में मनबड़ सिपाहियों ने एक ढाबे पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया है। ढाबा संचालक के विरोध करने पर सिपाहियों ने ढाबा संचालक की पिटाई भी कर दी है। दबंगई कर रहे सिपाहियों की करतूतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी हैं और ढाबा संचालक ने सिपाहियों की शिकायत पुलिस अधीक्षक से लिखित रूप में कर मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की है। अंबेडकर नगर पुलिस लाइन में तैनात 4 सिपाहियों पर ढाबे पर दबंगई और मारपीट करने का आरोप लगाया गया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में टांडा रोड पर रगड़गंज बाईपास पर सेठदार ढाबा संचालित होता है, जिसमें रात में पुलिस में तैनात 4 पुलिसकर्मी पहुंचे और इन लोगों पर नशे में होने का आरोप भी लगाया गया है। नशे में सिगरेट पीते हुए इन लोगों ने पहले कर्मचारियों से बदतमीजी की और फिर हंगामा शुरू कर दिया। अमरोहा की तहसील मंडी धनौरा के अंतर्गत आने वाला चकनवाला गांव में रामगंगा पोषक नहर का पुल बनवाया गया था, जो कि अमरोहा में लगातार तेज वर्षा और भारी वाहनों के कारण ध्वस्त होना शुरू हो गया। बारिश के समय में ओवरलोड ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली निकलती जमीन में धंसी और आने जाने वाले ग्रामीणों को परेशानी भी हुई है। इसके चलते आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये ट्रक धंस गया है और आने जाने वाले राहगीरों के लिए ये परेशानी का सबब भी बन चुका है। उत्तर प्रदेश के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में भाजपा नेता और किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष आशाराम राजपूत पर हमला हुआ है। शुक्रवार शाम करीब 5 बजे गांव पूर्वा डोरी में यह घटना हुई है। बाबरपुर के शास्त्री नगर निवासी आशाराम राजपूत वर्तमान में भाजपा प्रदेश कार्य के समिति के अध्यक्ष हैं। पुरानी रंजिश के चलते कुछ नामजद लोगों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल नेता को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजीतमल ले जाया गया है। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। डॉक्टरों के अनुसार उनके एक हाथ और एक पैर में फ्रैक्चर हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में भाजपा नेता अजीतमल अस्पताल पहुंच गए और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। बदायूं में सदर कोतवाली क्षेत्र के रजिस्ट्री दफ्तर में एक जेब कतरे को रंगे हाथों जेब से रुपए निकालते हुए पकड़ लिया गया है। भीड़ ने जेब कतरे को रंगे हाथों पकड़ने के बाद जमकर उसकी पिटाई की है। जेब कतरा रजिस्ट्री दफ्तर परिसर में एक व्यक्ति की जेब काट रहा था, तभी उसे जनता ने पकड़ लिया और जेब कतरा अपना बार नाम गलत बता रहा था। जेब कतरा नाम अमित बता रहा था, जबकि सही नाम फरहान निकला। भीड़ ने जेब कतरे की जमकर पिटाई भी की है और पुलिस के आने से पहले जेब कतरा चकमा देकर वहां से भाग निकला। बस्ती के बहादुरपुर ब्लॉक के स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र बहादुरपुर का पूरा मामला है, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। हालात यह है कि बिना डॉक्टर के ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल चल रहे हैं। हाल ही में एक्सीडेंट का मामला भी सामने आया है, जहां मरीज के परिजन अस्पताल में डॉक्टर को खोजते रहे, लेकिन कोई भी डॉक्टर उनको नहीं मिला है। घायल व्यक्ति थक हार कर परिजन जिला अस्पताल ले जा रहे थे और जहां रास्ते में ही मरीज की मौत हो चुकी है। इस तरह की लापरवाही बस्ती के बहादुरपुर ब्लॉक के स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में हो रही है। यूपी के कन्नौज जिले में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब उन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है।
ताज़ा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के देवीन टोला मोहल्ले से सामने आया है, जहां चोरों ने लाखों रुपए की जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। बताया जा रहा है कि बीती रात घर के सभी सदस्य किसी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और इसी बीच चोरों ने ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दे दिया है। जब परिवार लौटकर आया तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था और अलमारी से नकदी और जेवरात भी गायब थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन इलाके के लोगों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस सिर्फ कागजी खाना पूर्ति करती है, जबकि चोर खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अब हमें खुद ही अपनी सुरक्षा करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि पुलिस के बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है और कन्नौज में लगातार हो रही चोरियों ने पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल खड़े कर दिए। मैनपुरी दीवानी बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सौरभ यादव शुक्रवार की सुबह अपने केबिन में बैठे हुए थे, तभी 8 से 10 लोग वहां आए और उन पर हमला कर दिया गया। उनकी पिस्टल छीनते हुए लाठी डंडों से उन्हें पीटने लगे। हमले की जानकारी होने के बाद अधिवक्ता एकजुट हो गए और इस दौरान हमलावर वहां से भाग निकले। अधिवक्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर शिकायत दी। वहीं घायल पूर्व अध्यक्ष का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। रुक करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। यूक्रेनी सेना ने शुक्रवार को मॉस्को को निशाना बनाया। कीव ने कहा कि उसने ड्रोन से एक रूसी विमानन संयंत्र और तुला क्षेत्र में एक मिसाइल उत्पादन सुविधा पर हमला किया है। सेना ने कहा कि रात भर हमले के कारण विमानन संयंत्र में विस्फोट और आग लग गई है। गुरुवार और शुक्रवार को किए गए यूक्रेनी ड्रोन हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। इसी बीच रूसी वायु रक्षा प्रणाली की ओर से 155 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया गया है। रूसी विमानन प्राधिकरण रोसावियात्सिया ने कहा कि मॉस्को में 4 से 3 हवाई अड्डों, जिसमें डोमोडेडोवो और वनुकोवो और जुकोवस्की शामिल हैं, ने सतर्कता बरतते हुए अस्थायी रूप से परिचालन निलंबित कर दिया है, जिससे बाद में शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में गुरुवार देर रात क्वेटा से लाहौर जा रही एक यात्री बस को हथियारबंद लोगों ने रोककर 9 यात्रियों को अगवा किया है। उन्हें गोलियों से भून दिया गया है। यह घटना नॉर्थ बलूचिस्तान के सर ढक्का इलाके में झोप के पास हुई है। जो लंबे समय से चरमपंथियों की गतिविधियों का केंद्र रहा है। झोप के असिस्टेंट कमिश्नर नवीन आलम के मुताबिक हमलावरों ने ये बस यात्रियों को उतारा है और पहचान और फिर 9 लोगों को गोली मार दी है। आलम ने बताया कि ये सभी शव बरखान जिले के रेखनी अस्पताल भेजे गए हैं। हत्या का तरीका बताता है कि हमलावर पहले से ही योजना बनाकर आए थे। बांग्लादेश में गुरुवार रात देश के जाने माने अर्थशास्त्री अबुल बरकत को 297 करोड़ टका, करीब 210 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासन के दौरान देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक जनता बैंक के चेयरमैन थे। कई बांग्लादेशियों ने अबुल की गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार राजनीतिक बदले के तहत इस तरह की कार्यवाहियों को अंजाम दे रही है। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के संयुक्त आयुक्त नसीरुल इस्लाम ने कहा है कि हमने अबुल बरकत को एसीसी यानी कि भ्रष्टाचार रोधी आयोग के मामले में आरोपित के रूप में गिरफ्तार किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया बाढ़ प्रभावित टेक्सास प्रांत का जायजा लेने पहुंचे हैं। वे पीड़ित परिवारों और स्थानीय अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। इस प्रांत में 4 जुलाई को आई विनाशकारी बाढ़ में 120 से अधिक लोगों की जानें गई हैं और 160 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं। बाढ़ से केयर काउंटी सबसे ज़्यादा प्रभावित है।
ट्रंप ने गुरुवार को एनबीसी न्यूज़ को फ़ोन करके दिए एक इंटरव्यू में टेक्सास बाढ़ को लेकर प्रशासन की प्रतिक्रिया का बचाव किया है और कहा है, हम शुरू से ही वहां मौजूद हैं। टेक्सास में 4 जुलाई को एक शक्तिशाली तूफान की वजह से आए फ्लैश फ्लड के कारण ग्वाडालूप नदी लगभग 45 मिनट में 26 फीट तक उफना गई थी। अचानक बाढ़ आ जाने से नदी के समीप रहने वाले जेन टॉलर नामक व्यक्ति का परिवार भी मुश्किल में फंस गया था। उन्होंने छत पर रहकर अपनी जान बचाई और इस दौरान बाढ़ की भयावहता की तस्वीरें खींची और वीडियो भी बनाए। केन्या में हालिया प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की गोलाबारी और नागरिकों की मौत को लेकर विपक्ष ने राष्ट्रपति विलियम रूटो से इस्तीफे की मांग कर डाली है। राष्ट्रपति ने पुलिस को लूटपाट या आगजनी करने वालों को गोली मारने और पैर तोड़ने का आदेश दिया था, जिसे विपक्ष ने असंवैधानिक बताया है। हाल ही में एक प्रदर्शन के दौरान बोनीफेस करियुकी नाम के नागरिक की नज़दीक से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके अंतिम संस्कार में भारी भीड़ भी उमड़ी थी और कई माएँ भी शामिल हुई थी, जिनके बच्चों की मौत पिछले 1 साल में प्रदर्शन के दौरान हुई थी। अब तक 100 से ज़्यादा युवाओं की जान जा चुकी है और 4 पुलिस अधिकारी हत्या के आरोप में हिरासत में लिए गए हैं। मानवाधिकार संगठनों ने पुलिस से संयम बरतने की अपील की है। करियुकी की हत्या के मामले में एक अधिकारी पर हत्या का मुकदमा भी चलाया जा रहा है। भारत और इंडोनेशिया के बीच बाली में सैन्य स्तर की 11वीं वार्ता संपन्न हुई है। यह 8 से 10 जुलाई 2025 तक आयोजित हुई थी। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए मजबूत साझेदारी पर जोर दिया है। भारतीय सेना के जनसंपर्क निदेशालय ने एक्स पर इस बारे में जानकारी साझा की है। इसमें बताया गया है कि दोनों देशों की सेनाओं ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यासों, मनोवैज्ञानिक अभियानों व जंगल और पहाड़ों में युद्ध प्रशिक्षण जैसे विषयों पर चर्चा की है। इस साल की शुरुआत में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने भारत का दौरा किया था और 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल हुए थे। इस दौरान रक्षा सहयोग के क्षेत्र में कई अहम फैसले लिए गए थे। भारत में इंडोनेशिया ने रक्षा सहयोग समझौते यानी DCA की मंजूरी का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध और गहरे होंगे। दोनों देशों की सेनाओं के बीच राजनीतिक और परिचालन स्तर पर सहयोग को लेकर संतोष भी जताया गया है। इस सहयोग में भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त जैसी द्विवार्षिक गतिविधियां, सैन्य अभ्यास, गरुड़ शक्ति, नौसेना अभ्यास, समुद्र शक्ति और मिलन कोमोडो तरंग शक्ति, सुपर गरुड़ शील्ड जैसे बहुपक्षीय अभ्यास शामिल हैं। टॉप अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।